बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। इस चीज़ को ना सिर्फ मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मानते हैं, बल्कि हुकूमत में बैठा हुआ हर शख्स इस बात से इत्तफाक कर रहा है कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो थम नहीं रहा। हुकूमत इसकी जस्टिफिकेशन ये देती आ रही है और ये देती रही है कि जी कड़े फैसले करने पड़ रहे हैं, हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरेगा मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन मामलात हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम ये देख रहे थे, बल्कि देख रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं, वो किसान जो कि बेसिकली आपकी रूह है इस पूरे मुल्क की, अगर पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर मुल्क कहा और माना जाता है तो वो किसान बैठ करके धरना दे रहे हैं। सड़कें बंद थी, मोटरवे भी बंद रही, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि गवर्नेंस के मसाइल तो बेशुमार हैं इस हुकूमत को। गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं ही, उसके साथ साथ हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी भी सामने नज़र आ रही है। लेकिन बड़े मामलात पर, कौमी इशू पर या कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर हुकूमत की बदनीयती भी सामने नज़र आ रही है। बदनीयती के बारे में सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, बल्कि आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया, उसके हवाले से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि ये पूरा का पूरा रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। आज उसी केस के हवाले से, उसी फैसले के हवाले से 2 जज साहिबान ने अपना इख्तलाफी नोट जमा कराया है। उस इख्तलाफी नोट को अगर कोई भी शख्स पढ़ ले, कानून को समझने वाला समझ ले, और आम शख्स भी अगर उसको पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअली हुकूमत की बदनीयती कैसे है। उस इख्तलाफी नोट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो अपेरेंटली शिकायत कुनंदा जो कि सहाफ़ी हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि वहीद डोगर को ये मामलात, यानी ये इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया हैं, उनके असासों के हवाले से, उनके एसेट्स के हवाले से जो मालूमात फीड करने वाले हैं, वो ही कहानी के असल किरदार हैं। उस इख्तलाफी नोट में क्लियर कट ये लिखा हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि सदर मुमलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। आई थिंक सो इससे बड़ी एक चार्जशीट किसी भी मुल्क के सदर के लिए क्या हो सकती है। ये लिखा गया, ये कहा गया, ये बताया गया कि किस हद तक ये पूरा का पूरा रेफरेंस बदनीयती का शिकार है। मगर अफसोस ये, अलमिया ये नाजरीन, कि पाकिस्तान में ये जो किरदार है, जो कि असल किरदार है एज पर द इख्तलाफी नोट, एज पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अनफॉर्चुनेटली ये किरदार पिछले 73 बरसों से बेनकाब नहीं हो पाए, कोई इन्हें बेनकाब नहीं कर पाया। पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। आज की जिस्ट, आज की पल्स आपको पता चल चुकी है। नदीम कुरैशी साहब हैं हमारे साथ मौजूद, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ बने हुए हैं सदीक अल फारूक साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे वंस अगेन फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज, रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन बेंचेस। और इसके अलावा मुझे बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन करेंगे स्काइप के थ्रू, वेरी ऑनरेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वंस अगेन द ऑपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। नदीम कुरैशी साहब, गवर्नेंस के मसाइल हैं सो हैं, इनकॉम्पिटेंस आपकी नजर आ रही है, लेकिन अब तो बदनीयती का भी कहा जा रहा है। अगर ये रेफरेंस बदनीयती नहीं है तो और क्या है? आपने आई एम श्योर इख्तलाफी नोट और तमाम तर ऑब्जर्वेशंस और तमाम तर फैसला पढ़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। एक तो मैं प्रोग्राम के आगाज से पहले एक इजहार अफसोस करना चाहता हूँ। आज मुल्तान में आपके एक सीनियर कैमरामैन शाहिद मेयो अल्लाह को प्यारे हो गए, न्यू टीवी के बहुत वर्कर थे, तो मैं उनकी फैमिली से इजहार हमदर्दी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, हमारे लिए या आपके या मेरे लिए ये कतन आसान नहीं है कि हम को सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन पर कोई डिबेट करें। ये लॉ पॉइंट पर जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है, उन्होंने जो मुनासिब समझा, जो उस केस के लॉ पॉइंट्स थे, उन पर उन्होंने एक डिसीजन दिया। मैं या आप कौन होते हैं उस पर एतराज़ करने वाले? आपने जहां तक बात की गुड गवर्नेंस की और बाकी तमाम चीजों की, महंगाई की, मैं हैरान इस बात पर होता हूं। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की छोटी सनतों के लिए बिजली के यूनिट का रेट हाफ कर दिया गया। मतलब आपने तहैया किया हुआ, आपसे मुराद हमारे उन तमाम लोगों ने जिनके पास ये जुबान और कलम की ताकत है कि उन्होंने किसी पॉजिटिव चीज को ना डिस्कस करना, ना लोगों को बताना, ताकि लोगों में ना उम्मीद जागे, ना वो इंकरेज हो, ना वो आगे बढ़ने की जुस्तजू कर सके। देखिए, पाकिस्तान में इतने बड़े डिसीजन माजी में नहीं होते थे।
आज अगर छोटी सनतों को वापडा के यूनिट में नहीं सर, ऐसे एंकर्स हैं, ऐसे काफी एंकर्स हैं जो प्रोग्राम्स में वीडियो बना के आपकी पॉजिटिविटी बताते रहते हैं सर। बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं, बहुत पुराने एंकर्स हैं, बड़े सीनियर एंकर्स हैं। पूरी इकोनॉमी का पहिया जब घूमता है और इकोनॉमी स्ट्रेंथ होने जाती है तो फिर सारी चीजें बेहतर होने की तरफ जारी होती हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट को जिन चैलेंजेस का सामना था, हर वो चैलेंज टेकअप किया जा रहा है। यहां माजी की तरह से हुक्मरानों के को सरे के साथ ना कोई महलात परचेज हो रहे हैं, ना कोई शुगर मिल्स का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने, आप देख लें, जो कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की एक्टिविटी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक्टिविटी हो, 8 रुपीस डॉलर में कमी आई है पिछले 2 माह में। पाकिस्तान में सीमेंट की सेल, आपका जो जितना आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, जितना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, सारा आपकी तरफ गया। ये तमाम इंडिकेटर्स वो हैं जो हमें पॉजिटिव साइन देते हैं। तो मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको नदीम कुरैशी साहब, जो सदर साहब है वो किस पार्टी से हैं? आपकी पार्टी से है ना? ये तो आपको पता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप एमपी हैं, आप इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं। सर मेरा सवाल तो सुन लिए ना। अब आप वैसे भी दूर बैठे हैं, जरा थोड़ा सा डिले आता है, डिस्टेंस का थोड़ा मार्जिन दीजिए, मेरे तसल्ली से सवाल सुन लीजिए। आपको बात करने हैं, आपकी बात सुनने के लिए आपको बुलाया है सर, आपको पूरा मौका मिलेगा। जो सदर साहब है वो आपकी पार्टी से हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक जिम्मेदार एमपीए होते हुए आपको कैसा महसूस हुआ जब इख्तिलाफी नोट में लिखा गया कि सदर ने बगैर पढ़े ही जो है ये रेफरेंस आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये रेफरेंस सरासर बदनीयती पर मबनी है? आप बहुत जल्दी, अब सारे सियासतदानों का मसला सर, मैं आपको ये नहीं कहूंगी, इवन सदीक अल फारूक साहब भी यही करेंगे, सारा मलबा आप पर डाल देंगे, आप उन पर डाल देंगे, बैरिस्टर साहब भी आप पर डाल देंगे। इशू ये है कि खुद एक आंसरेबल भी बंदा होता है। आपको खुद कैसा महसूस हुआ कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं इतने बड़े रेफरेंस के हवाले से, इनकॉम्पिटेंस नहीं कह रहे, गवर्नेंस का नहीं कह रहे बदनीयती, इंटेंशंस, नियत ही गलत है, तो सर आप कह रहे हैं कि जी हम कौन होते हैं इख्तिलाफ करने वाले और हम कौन होते हैं इसको डिस्कस करने वाले? सर देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें आला अदलिया के फैसलों को उस तरह से डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जिस तरह से हम रोज़मर्रा के मसाइल को टेकअप करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रियासत का एक सिंबल है, रियासत की इंटेग्रिटी का एक निशान है, रियासत के लिए एक बड़ी ऑनरेबल पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का फैसला आया है या आपने पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ सका, अगर कोई लिखा गया है तो ये अब ये प्रेसिडेंट हाउस से इसका जवाब आ सकता है। मैं तो फिर अर्ज करूंगा आपसे, हम इस पोजीशन में नहीं, हम इस पे को आंसर कर सके। लेकिन आपने गुड गवर्नेंस की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने हुकूमत की बदयांती की बात की। मैंने ठीक है जी, सदर मुमलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, इससे बड़े कोई चार्जशीट किसी भी प्रेसिडेंट के लिए नहीं हो सकती। आई मूव ऑन। सदीक अल फारूक साहब, भाई आप भी, मुझे पता है आपने भी अपने जो तंज के निश्तर हैं वो अपनी ऑपोजिशन पर बरसाने हैं, यानी कि हुकूमत पर बरसाने हैं, बट इशू ये है कि किसान जो हैं वो बहुत बुरे हालात में हैं, वो स्ट्राइक पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। आप उनके साथ तो खड़े नहीं हो रहे, लेकिन आपको, आपकी क़यादत को, आपके जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, सबको गिलगित बल्तिस्तान जाने का बहुत शौक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है और वहाँ पे कैंपेनिंग करनी है। वैसे पूरे 4 साल आपको ख्याल नहीं आता, लेकिन जब इलेक्शंस हुए आपने वहाँ जाना है। यहाँ किसानों के साथ तो ऑपोजिशन खड़ी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बीन सलीम साहिबा। पहली बात तो जो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ तवज्जो दिलाई और नदीम कुरैशी साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अमल से पता चलती है नीयत वो नेक है या बद है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें सुनने के बाद, हुकूमत के वकाला, अटारनी जनरल, सब की बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि बदनीयती है और जहन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यही दुरुस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अदलिया को और अदलिया के जज को इस तरह से कि रेफरेंस भी छुपाया हो तो उस पर तो कुछ सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की है गिलगित बल्तिस्तान और किसान, देखिए आपने अभी ये भी कह दिया कि जी मैं उधर डालूँगा। मैं अगर हक़ाइक़ से हट के बात करूँ, आप मुझे पकड़ लें, खामखा आप नदीम कुरैशी साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इमरान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की क़यादत में 5 साल जो काम किया है,
आप अगर आपको मौका मिले आप जाके देखें। मैं तो स्टूडेंट लाइफ से गिलगित बल्तिस्तान आता जाता हूँ, बल्कि जो पार्टी इस वक्त वहाँ काम कर रही है ये भी मेरे हाथ की तंजीम बनी हुई है जी। अच्छा, अब जो काम उन्होंने किया है उस वक्त अगर जाने की ज़रूरत पड़ी, इससे पहले नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा गए, उसके लिए पैकेज दिए, खुसूसी फंड्स बढ़ाए, वहाँ सयाहत के लिए इक़दाम, तालीम के लिए, वहाँ जनाब सेहत के लिए बहुत बड़े बड़े इक़दाम किए। अब मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त किसानों के साथ तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? जब हमारे हाथ में था तो 80 मेरे ख्याल में 90 या 95 मिलियन टन जो है वो गंदम पैदा हुई हमारे दौर में, फिर कुछ कम हुई। लेकिन इनके हमारे दोस्तों के 2 सालों में गंदम की पैदावार में 40% कमी हो गई, ये 50 लाख टन भी पैदा नहीं हुई। सही। मैं अभी 2 दफ़ा 3 दिन रह के आया हूँ बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया और इस इलाके में। वहाँ बता रहे हैं कि जो फुट्टी है कपास वो सिर्फ 35% पैदा हुई है। अगर पहले 100 यूनिट थी तो अब 35 हुई है। अब वो कहाँ गई? फिर उसकी वजह से साथ बारिशों ने क्या किया, कितना कंपनसेट किया। हमने तो जनाब जो किसान हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह खुश था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही उनके वारे न्यारे हो गए थे, लेकिन वो खुश था, पैदावार ज़्यादा थी, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे गोदामों में भी पड़ी हुई थी, चीनी की कीमतें भी देख लें और उसके साथ बिजली कितनी हमने पैदा की। 8 से 9 रुपए यूनिट हमारे दौर में बिजली थी, अब 19 रुपए यूनिट हो गई है। और सर्कुलर डेट भी जो है दुगने से ज़्यादा 22,000 अरब से ऊपर चला गया है। अब तो जनाब IMF भी उसका नोटिस ले रहा है कि 1,000 अरब कम करो, जबकि बिजली भी आपने महंगी कर दी है। इस सारी चीज़ से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी नदीम कुरैशी साहब ये फरमा रहे हैं कि छोटी सनतों को अब आके आपने 2.25 साल के बाद अगर बिजली की रेट आधा किया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अच्छा है, मिलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उसकी वजह यह है कि लोग बेरोजगार 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। रीजन बता देना, इतना टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ सदीक साहब, बड़े बसद्दे एहतराम कि भाई आप इस्लामाबाद में हैं, आपके बिल्कुल करीब ही ये सारे लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, कोई ऐसे टोकन शिरकत ही कर लेते सर। आपको मतलब क्या ऑपोजिशन का काम नहीं होता रियासत के साथ खड़ा होना? ये भी आपको कोई एंकर या कोई आपको मशवरा देगा कि सर आपने कैसे जाके खड़े होना? कोई टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं। एक मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो सुबह उठती हैं, धराधर पार्टी के बयानात आने शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट ऐसे टोकन अवाम को दिखाने के लिए, सिर्फ किसानों के दिल पे, उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए साथ खड़े हो जाए उनके। देखिए जी, आपने एक बात की है एज ए टोकन या आवाम को दिखाने के लिए। मेरा ये पहले तो ख्याल होगा कि मैं कहूँगा कि हमें कोई काम नुमाइशी नहीं करने चाहिए, जो काम करना है वो हकीकत में करना चाहिए। उस पर पॉलिसी बयान भी आ गए हैं। हम चाहेंगे कि अगर हुकूमत उनके मसाइल हल करे तो हम खुश होंगे, हम क्यों नाराज़ हों। वो पाकिस्तानी हैं और उनके मसाइल हल करने से हमारी ज़राअत बेहतर होगी। और ज़राअत जो है, ज़राअत तकरीबन 60% हमारी मईशत ज़राअत से चलती है और मईशत अपना ज़राअत बर्बाद हो चुकी है, तो करें उस पर काम। बैरिस्टर साहब आपके साथ भी सेम क्वेश्चन। किसानों की दाद रसी आपने नहीं की, वो अलग बात है। बिलावल साहब का 22 दिन का विजिट है गिलगित बल्तिस्तान का, कायरा साहब उनके साथ हैं, आपकी जो मेजर लीडरशिप है, कोई मुल्तान में बिजी नजर आ रही है जी, जस्ट बिकॉज जलसा, कोई पेशावर में बिजी नजर आ रही है। किसानों का क्या असर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर तो आज इस सूरत हाल के बारे में बात करें तो अपोजिशन की जमातें और बिलखसूस पीपल्स पार्टी हमेशा मौजूद होती है। आज भी हमारी लीडरशिप गई। जाहिर है बिलावल साहब आपको पहले से इल्म है, पहले से प्रोग्राम के तहत हमें तो नहीं पता था कि किसान एहतजाज के लिए निकलेंगे और इस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया जाएगा कि शेलिंग होगी, लाठीचार्ज होगा। तो बाकी जो क़यादत यहाँ पे मौजूद है वो इज़हारे यकजहती के लिए गई, लेकिन ये तो एक सिंबॉलिक चीज़ है। असल चीज़ क्या है? क्या किसानों के साथ उन्हें डंडे पड़े हैं और हम कैमरे के आगे जाके खड़े हो जाएं और ये पुराना जो इमरान खान वाला तरीकाकार है वो इख्तियार करें, या हमें किसान दोस्त और मजदूर दोस्त पॉलिसीज बनानी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यही तो एतराज़ है कि हम छोटे काश्तकार का, किसान का, मजदूर का और तनख्वाहदार तबके का ख्याल करते हैं और इस पे हमेशा हमारे खिलाफ बातें की जाती हैं। जी, ये रोजगार नौकरियां बड़ी देते हैं, ये किसानों की इमदादी कीमत बढ़ाते हैं, ये उन्हें फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं,
उनके लिए बिजली सस्ती करते हैं। किसान को या ज़राअत को हमने हमेशा मजबूत किया है, छोटे मजदूर को मजबूत किया है, तनख्वाहदार तबके को किया। तो बात यह है ज़रूरी क्या चीज़ है, किसान दोस्त पॉलिसियां बनाना। आज आपके सामने है कि आज जो हालात पाकिस्तान के अंदर कर दिए गए हैं कि आप यहाँ से गंदम जो है वो सस्ते दामों आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, महंगे दामों बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने किसान को खातिर इमदादी कीमत फराहम नहीं करते फसलों की, और उसका गुजारा भी नहीं, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं और उसे वो पैसे वापस नहीं आते। मुनाफा तो छोड़े, वो तो घाटे में जाते हैं। अब ये काम होता है कि पंजाब आपकी फूड बास्केट है। आप देखिए भारत के अंदर जो पंजाब है वो उनकी पूरी जरूरत है। अब पंजाब के अंदर अगर ऐसी हुकूमत हो, बुजदारी राज हो, और वहां पे अगर कोई किसान अपने हकूक के लिए, अब इन्हें भी कह दें मोदी के कहने पे ये निकले हैं, इन्हें भी कह दें ये गद्दार हैं, इन्हें भी कह दें कि ये कौमी सलामती को खतरे में डालने के लिए ये सारे किसान निकल आए हैं, ये भी कोई इसराइल की और भारत की गठजोड़ है कि किसान निकल आए, और ये जो हुकूमत है जिसको यही नहीं पता इसने रियासत यही से दोबारा कनेक्ट करेंगे। बैरिस्टर साहब मुझे ब्रेक लेना है, या इसमें कौन सा? ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। मैं आप इसे दोबारा रीस्टार्ट करूंगी शो को। एक वक्फा लेते हैं, वापस हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब, वेरी ऑनरेबल सदीक अल फारूक साहब, वेरी ऑनरेबल नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बैरिस्टर साहब अपनी बात मुकम्मल भी कर लीजिए, साथ में ऑब्वियसली ये भी कमेंट इसके ऊपर कीजिएगा। 15 नवंबर को इलेक्शंस है गिलगित बल्तिस्तान में, और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सबकी फोकस स्पेसिफिकली आपकी पार्टी की भी है, बिकॉज बिलावल साहब वहाँ पे एक्सटेंसिवली अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वैसे उनको टाइम पर ख्याल नहीं आया, लेकिन इलेक्शंस होते तो ख्याल आना शुरू हो जाता, और ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले। और कहा यह जा रहा है कि आपको वहाँ पे जितवाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को जितवाया जा रहा है वहाँ पर। देखिए मिनिश, पहली बात तो ये है कि मैं जो बात कर रहा था कि अगर आज मुल्क का हर तबका एहतजाजी सूरत हाल पे है, और अगर पीडीएम की जमातें अगर हम खामोश रहती और अगर हम एहतजाज में ना आती, तो बताएं हम किस तरह सियासी हक जो हमारा है वो अदा कर सकते लोगों की तरफ और तबकात की तरफ। आज किसान सरापा एहतजाज है, मजदूर सरापा एहतजाज है, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मुझे आप बताएं कोई तालिब इल्म है, हर तबका। अब ये हुकूमत कोई होश के ना हो, कोई खुदा का खौफ कर ले। ये तो कहते थे कि अगर 500 लोग निकल आएंगे और अगर मेरे में थोड़ी सी भी गैरत हुई तो मैं घर चला जाऊंगा। कौन जगाएगा, कैसे इनकी गैरत जागेगी? हमें कोई बता दें, कोई अलादीन का चिराग चाहिए, कोई जादू टूना चाहिए जिससे आपकी गैरत जागे। किसानों के ऊपर जिस तरह आप जुल्म कर रहे हैं, आपकी गैरत नहीं जाग रही। लेडी हेल्थ विजिटर को आप मारते हैं, आपकी गैरत नहीं जागती। डॉक्टर्स के ऊपर जुल्म करते हैं, नर्सिस के ऊपर करते हैं, क्लर्क्स के ऊपर करते हैं, कैसे आपकी गैरत जागेगी? दूसरी बात ये है, जो आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात की, देखिए बिनिश वाहिद चेयरमैन बिलावल भुट्टो है जो पहली दफा नहीं गए, जो 2 दफा पहले इन सालों के दौरान, पिछले 2 सालों के दौरान वो विजिट करके आए हैं गिलगित बल्तिस्तान, और वहाँ पे लोगों के साथ एक राब्ता रखता है। और ये हमारा इलाका एक ऐसा है जिसकी बड़ी अहमियत है। आप सीपैक के हवाले से देखें तो एक जीबी है गिलगित बल्तिस्तान और एक आपका बलोचिस्तान, जिसकी वजह से ये सारा मंसूबा खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बानी है इस मंसूबे की, और हम समझते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जब हकूक दिए हैं पीपल्स पार्टी ने दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इन्हें कानूनी हक दिया हो या बाद में दिया हो, या प्रेसिडेंट जरदारी के दौर के अंदर इन्हें एक स्टेटस दिया, इनकी असेंबली दी, इन्हें वोट का हक दिया, जिसकी वजह से इनका अपना वजीर आला हुआ और मामला चले। तो पीपल्स पार्टी तो बड़ी कमिटेड है। फिर हमारे मंशूर के अंदर उन्हें पूरे उस तरह के हकूक देने, जैसे एक सूबे को हकूक दिए जाते हैं आईनी तौर पर, वो देने का था। तो चेयरमैन बिलावल इस वजह से मौजूद है, और आपको तो बिनिश कम से तो मैं तवक्को रखता हूँ कि आप तो इसे अप्रिशिएट करेंगी कि एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे कर रहे हैं, हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते। बाकी ये चीजों से तो आप वाकिफ हैं कि हम किसी के लेने से मैंडेट नहीं लेते, हमें तो मैंडेट जब मिलता है और मुसीबत पड़ के हमें 2/3 अक्सरियत मिल रही हो तो हमें सादा अक्सरियत दी जाती है।
इसलिए हमें किसी की मेहरबानियों की All जरूरत right, नहीं है। जी। जिनकी तरफ मेहरबानियां हैं वो आप भी जानती हैं। कम से कम हम पे नहीं, ये किस- इल्जाम किस- ना किसकी तरफ है? लगाएं, मैं हमारे नहीं दामन पर जानती सौ सर। दाग होंगे, मैं ये नहीं वाला जानती दाग ना लगाएं। किसकी तो तरफ दाग है, मेहरबानी है। उस तीनों दाग पे पैनलिस्ट वजूद बता दाग है दें नदामत। डिस्कशन को आगे ले जाते हैं, किसकी तरफ मेहरबानी है। मुझे नहीं पता किसकी तरफ है सर, मुझे तो वही पता जो अरे वो हुकूमत ये बना जो रही है, जो opposition। पालक है, जो गोद में बिठाया बगल बच्चा है, जो रोज राग लापता है कि भाई हम एक पेज पे हैं, जो अब्बू जी के बगैर काम नहीं करते हैं, वही लोग हैं जो हर वक्त, जिन्होंने आजकल ठेकेदारी शुरू की हुई है रियासत की। फौज मेरी भी है, फौज ठीक है। सदीकुल फारूक साहब की भी है, फौज नदीम कुरैशी कुरैशी साहब, ये की क्या भी कह है। रहे हैं? लेकिन कोई समझ में आ ठेकेदारी रहा है ना आपको? करे, उस पे काबिज होने की कोशिश ना करे ना। चलें, भाई, चलें, आप सुन लेना आप बैरिस्टर साहब। फौज को लाके तो सियासत ना करें बीच में, अच्छा, उनके अच्छा, पीछे अच्छा, छुप के बैरिस्टर सियासत साहब, ना करें। मुझे वो तो पॉइंट रियासत लेने का दें। इदारा है, हमारा इदारा है। अच्छा चलें, बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी बात करने दें। जी कुरैशी साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहा ना बगल बच्चा है, आपने इनसे पूछा जी किसकी बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनको जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम डैडी कहा करते थे। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनसे बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी डेमोक्रेट ने एनआरओ लिया। असरे हाजिर में जनरल मुशर्रफ से कितना बड़ा एनआरओ लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और हैरत की बात है, ये गैरत का एहसास हमें दिलाते हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि लोग सिर्फ गुफ्तगू करने को समझते हैं कि गैरत, सच्चाई या इनकलाब आ जाएगा। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है 13 साल से। आज इंटीरियर सिंध और कराची गलास्तों का ढेर बना हुआ है और बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और भाई होश के नाखून आप लें। ये जो आपने भाषण हमें दिया है, इस भाषण पर आप अमल करें। आपसे अंदरूने सिंध का हारी किसान, वो लोग जिनके पांव पे बम बांधकर गुलाम मुस्तफा अन्नड़ जैसे लोग जिनकी शुगर मिले हत्या ली गई, वो लोग आपसे तकाजा करते हैं कि गैरत आप लोग करें। आप तो हुक्मरान है, आप तो भाषण ऐसे देते हैं कि जैसे आपके पास कोई हक इख्तियार नहीं है। 18th अमेंडमेंट का क्रेडिट आप लेते हैं कि जी हमने इस कौम को 18वीं तरमीम दी। उसी 18वीं तरमीम ने सूबों को तमाम इख्तियारात दिए। 36 डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हेड चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का। तो वहां मुराद अली शाह साहब क्यों बांसुरी बजा रहे हैं जी चैर और सुख की? क्या सिंध में महंगाई नहीं है? क्या जो तकालीफ इन्होंने बयान की वो सिंध में नहीं है? ब्रिटिश बात पता क्या है, बातें करना बड़ा आसान है। चूंकि इनको प्रॉब्लम यह है, ये किसी भी सूरत से 30-35 साल इक़्तिदार में रहे और इक़्तिदार से दूरी इनकी पूरी लीडरशिप से बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको आने वाले दिनों का सी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कौम ने प्लान कर लिया साहब, एक चीज आप ठीक कह रहे हैं, सुने मेरी बात। आप एक चीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बातें करना बहुत आसान है। अब जैसे फैसल वाजा साहब को आप देख लीजिए, मतलब बड़ा आगे फ्रंट फुट पर आके अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आई एम श्योर खान साहब, आपकी पूरी पार्टी जो है उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, वही जो आप कहते हैं कि बातें करना बहुत आसान है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें फैसल वाजा साहब का जो ना अहली केस है वो जारी है, वहां पर जवाब दाखिल नहीं करा रहे, वहां पर जा नहीं रहे हैं। और मुद्दा आपको मेरे से बहुत अच्छे तरीके का पता है। इलेक्शंस हुए जी 25 जुलाई को 2018 में। 11 जून 2018 को जब वो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशंस जमा कराते हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बयानी हल्फी जमा कराया कि जी दोहरी शहरियत नहीं रखते। लेकिन पता चला कि जी उस टाइम पर उनकी दोहरी शहरियत थी। नाउ ही इज नॉट फेसिंग द केस। प्रॉब्लम ये है, कौन है फैसल वाजा साहब के पीछे कि इलेक्शन कमीशन भी बेबस नजर आ रहा है, हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है, टस से मस नहीं हो रहा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूं, दिस इज अ सिमिलर केस। नुज़्ज़त सादिक साहिबा पीएमएलएन की सेनेटर मुंतखब हुई भी थी, उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा, उनको कर दिया गया डिस्क्वालीफाई, बिल्कुल इसी बेस के ऊपर। देखिए बिनिश, एक तो आप क्वेश्चन करती है ना, तो जब आप 12 मसालों की चार्ट बना लेती है तो आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, अब आपने फैसल वाला साहब के हवाले से क्वेश्चन किया, आप भी अब दही बड़े बेच लें, मैं अगर आपको चार्ट दे रही हूं तो सर एक्सटेंसिवली जो शो है वो 101 तो नहीं हो सकता ना, ऐसे ही हो सकता ना करंट टॉपिक पे। आपने पहले इससे का जवाब दिया, अब इसका जवाब दे दे। अभी आपने या ऐसा करते हैं नेक्स्ट टाइम कुरैशी साहब, आप मुझे ना सवाल व्हाट्सएप कर दिया करें, अगली दफा मैं वो पूछ लिया करूंगी आपसे और हुक्म करें। हमारी जुर्रत है कि हम आपको, हमारी जुर्रत है हम आपको सवाल व्हाट्सएप करें, हमारी जुर्रत। अच्छा गुस्सा नहीं सर, मैं तो आपको कंफर्टेबल कर रही हूं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं बर्दाश्त करते हैं। आप हमारी इतनी, हम आपकी इतनी बातें बर्दाश्त करते हैं, आपसे एक जोक भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं तो कुछ जोक ही किया आपसे। मैं तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट समझता हूं, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से समझता हूं कि इस मुल्क में हॉली काउस जो है ना वो सिर्फ चंद लोग हैं।
वो आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, ना मेरी जुबान इजाजत देती मैं यहां बैठ के बात करूं, ना आप बात कर सकती है। बाकी पॉलिटिकल सर होली काउस में ना दिन ब दिन नहीं है। नहीं कुरैशी साहब, होली काउस में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। कल ही मैंने एक्सटेंसिवली शो किया, वो नैब के जो है ना वो भी शामिल हो गए हैं होली काउस में। पहले तो सिर्फ जजेस जनरल सीपैक वाले थे ना, अब तो ये नैब वाले भी शामिल हो गए हैं। आगे आप कंटिन्यू करें, मुकम्मल कर लें बात सर। बहरहाल फैसल वाडा साहब हो या कोई भी शख्स हो, कोई शख्स रियासत के कानून से बालातर नहीं है। मैं आपको बड़ी बाजी अर्ज कर दूं, मैं कोई फैसल वाडा साहब का स्पोक्समैन नहीं हूं। उनका फोन नंबर आपके पास है, फेडरल मिनिस्टर है, उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपने प्रोग्राम में ले। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, इमरान खान जिस पाकिस्तान का ख्वाब देकर आगे बढ़ा था, जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल टारगेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अगर ये मसाइल इतने आसान होते तो आज हमारा सिंध पूरे मुल्क को गंदम प्रोवाइड कर रहा होता, जैसे मेरे भाई बैरिस्टर साहब ने फरमाया, और किसान की हालत हजार पे इन्होंने लेक्चर दिया, तो सिंध पूरे मुल्क को गंदम दे रहा होता, सिंध पूरे मुल्क की सब्जियात पूरी कर रहा होता। चूंकि 13 साल से इनके बड़े जहीन साइंसदान टाइप सियासतदान हुक्मरानी में है। तो आप फैसल वाडा साहब का क्वेश्चन उनसे करें। मैं ठीक है, फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे एंड ऑब्वियसली डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सदीक अल फारूक साहब, नदीम कुरैशी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सदीक अल फारूक साहब, खबरों की अगर माने और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर जो मेला है वो पीपल्स पार्टी लूट रही है, तो पीएमएलएन क्या करेगी भाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने वहाँ काम किया हुआ है। दूसरा, सारी पार्टियों का हक है वो जाएं, कैंपेन चलाएं। वोटर जो हैं, बस धांधली नहीं होनी चाहिए। वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें, जिसको मेजॉरिटी मिले या वहाँ मखलूत हुकूमत बनती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है, अच्छी बात है। अगर हम दोनों पार्टियों की मिलके हुकूमत बनती है, अच्छी बात है। मसला ये होना चाहिए इलेक्शन फ्री फेयर और वहाँ खिदमत होनी चाहिए। बड़ा हसास इलाका है। एक वक्त था कि मैं वहाँ जा रहा था, छोटा सा गिलगित है, मैं वहाँ मिसाल देता था कि एक प्याला सा है 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर का, और वहाँ दहशतगर्दी होती थी। तो मैं कहता था कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो इस दहशतगर्दी को रोकने पर मामूर हैं, फिर क्यों दहशतगर्दी होती है? अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने कुछ तजावीज़ दी, उन पर अमल हुआ, बेहतर नताइज आए। अब सयाहों के लिए भी बहुत बेहतरी हो रही है, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है। तो जो भी आए, अगर अवाम जिसको मैंडेट दें, हमें कोई, बल्कि हम तस्लीम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जी, पीएमएलएन के हमारे जो जी 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 बोले बोले दोस्त हैं। अच्छा, मैं एक गलती दुरुस्त कर दूं, फैक्चुअल मिस्टेक थी, वो ये था कि सादिया अब्बासी जो हमारी थी सेनेटर, वो अपना सुप्रीम कोर्ट के थैंक यू, सॉरी, यस थैंक यू, मैं जरा शायद फ्लो में शायद नुज़रत सादिक बोल गई। यस, सादिया अब्बासी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। जी जी बैरिस्टर साहब। जी, कुरैशी साहब एकदम भड़क गए। ये पता नहीं पीटीआई वालों को क्या हो गया है, कौन सी एटीट्यूड नहीं है। वो बात, हालांकि पेट्रोल महंगा है, जिक्र ना था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है। मैंने तो सिंध हुकूमत के कोई कारनामे गिनवाए नहीं, और ये इन्होंने लठ पकड़ा और सिंध हुकूमत के पीछे पड़ गए। नहीं, लेकिन बात तो उनकी भी वैसे ठीक है सर। सिंध हुकूमत आप कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं कि बिला तातुल आपके पास वो गवर्नेंस, हाँ, और फिर भी वहाँ पे आलम देखिए जी। लेकिन मुझे बात पहले देखिए, बात तो हो रही थी आज किसानों के एहतजाज के ऊपर। लोग अगर वहाँ पे किसान एहतजाज भी हैं तो जरूर आप सिंध हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हैं तो बताएं। हाल तो ये है कि सिंध के अपोजिशन लीडर जो इनके बनाए हुए हैं, फरदौस शमीम नकवी इनके लीडर जो पार्लिमानी हैं, उन्होंने वहाँ पे बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, और उन्होंने नारे लगाए, शर्म करो, हया करो। उन्होंने कहा वजीर आजम तुम शर्म करो, हया करो, ये लफ्ज हैं जिससे उन्हें अलहदा किया। ये तो सूरत हाल है कि सिंध में लीडर और अपोजिशन हमारे खिलाफ है, लेकिन उसे जुलूस निकालने पड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान को कहना पड़ता है शर्म करो, हया करो, क्योंकि सिंध के हालात उन्हें भी पता है अच्छा। और क्यों अच्छा है कि सिंध मुआशी हब है। सिंध इस वक्त बिजली के सबसे ज्यादा मंसूबे दे रहा है, सिंध गैस की आपकी सबसे ज्यादा जरूरतें पूरी कर रहा है, इलाज की जरूरतें आपकी सबसे ज्यादा पूरी कर रहा है, रोजगार सबसे ज्यादा दे रहा है, पोर्ट से सबसे ज्यादा काम हो रहा है। उसके बाद अगर आपको सिंध में, आप बिल्कुल हम और उसकी ज़राअत को भी बेहतर कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे,
कोई फेडरल हुकूमत अपना भी तो जवाब दे देना भाई, आपने भी तो देना है। कुरैशी साहब शायद गूंगे वजीर आला के 60वें तर्जुमान है, कोई 60-65 तर्जुमान है, उनमें से एक ये भी है। अच्छा मेरे पास 1 मिनट है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। कुरैशी साहब आखिरी 1 मिनट भाई, फिर सर टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, पूरी तो कर लेंगे ना। नहीं अब तो सवाल करने का भी टाइम नहीं रहा। ओके जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपसे इंशाअल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।